फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो फिर से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आना स्टार्ट हो गई हैं जहां पर ये क्लेम किया जा रहा है कि रशिया Su-57 को इंडिया को सोर्स कोड के साथ ऑफ़र कर रहा है। तो हमने ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि कैसे जब दो कंट्रीज़ के बीच में फाइटर प्लेटफॉर्म्स को लेकर डील होती है तो क्या क्या वहाँ पर ऑफ़र हो सकता है, उसके लेवल होते हैं। हमने ये डिस्कस किया था कि जो ICD पार्ट हम रफाल में डिमांड कर रहे हैं वो लेवल 3 पर आता है, वहीं पर सोर्स कोड लेवल 5 है जो कि एक्सट्रीमली प्रोप्राइटरी है और जल्दी कोई इसे ऑफ़र नहीं करता है। लेकिन Su-57 के केस में ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि रशिया इस एक्सटेंट तक जाने वाला है, जबकि सच्चाई ये है कि Su-30 MKI के साथ भी ये चीज़ हमें ऑफ़र नहीं करी गई है। यही रीज़न है कि जो सुपर सुखोई अपग्रेड है उसमें हम खाली रडार ही चेंज नहीं कर रहे हैं या फिर दूसरे सिस्टम्स को चेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये डीप अपग्रेड हो रहा है जहां पर मिशन कंप्यूटर से लेकर फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर तक सब कुछ चेंज किया जा रहा है ताकि जो फ्यूचर में एवियोनिक्स लगें उनके साथ प्रॉपर डेटा फ्यूजन हो पाए, जो कि मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स में किया जाता है। क्योंकि मॉडर्न प्लेटफॉर्म में जो डिफरेंट सेंसर्स होते हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, इसे डेटा फ्यूजन कहा जाता है। तो जब Su-30 MKI के साथ ये चीज़ हमारे पास नहीं है, जहाँ पर नंबर 260 के ऊपर है जो कि ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि रशिया Su-57 के साथ सोर्स कोड दे देगा जो कि उनका सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है, ये थोड़ा अनरियल सा लगता है। और इसलिए जब ये क्लेम किया जाता है कि रशिया ये ऑफ़र कर रहा है तो ये पूछना ज़रूरी है कि ये कितने लेवल तक है। क्या ये Su-30 MKI की तरह है जहाँ पर मिशन कंप्यूटर हमारा खुद का लगा हुआ है तो हमें ये सहूलियत मिल जाती है कि हम खुद के वेपन्स और एक्सटर्नल पोर्ट्स लगा पाते हैं, या फिर ये भी ICD लेवल तक ही है। तो मिशन कंप्यूटर वाला जुगाड़ तो यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि Su-57 का आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है, ये रफाल से मिलता जुलता आपको लगेगा और वहाँ पर खाली मिशन कंप्यूटर लगाने से जो इंडियन वेपन का इंटीग्रेशन है या सेंसर्स का इंटीग्रेशन है वो इनेबल नहीं हो जाएगा। डीपर लेवल पर चीज़ों को शेयर करना पड़ेगा, इसलिए ICD लाइकली वहाँ पर ऑफ़र हो सकता है, जो कि रफाल के केस में भी हम देख रहे हैं। पर मिशन कंप्यूटर का सिंपल सा मतलब ये है कि वो पूरे एयरक्राफ्ट के आर्किटेक्चर को खोल के देते रहे हैं और हमें सहूलियत मिल जाएगी कि हम अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई कर पाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फ्यूचर में हमें डोमेस्टिक रडार यहाँ पर लगाना होगा तो हम वो लगा पाएंगे, और क्योंकि हमारे पास पूरे एयरक्राफ्ट का आर्किटेक्चर है तो उसके जो दूसरे डिफरेंट सेंसर्स हैं उनके साथ रडार को पेयर करने में हमें परेशानी नहीं आएगी। इनफैक्ट अगर फ्यूचर में हम चाहते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स में डिस्ट्रीब्यूटेड अपार्चर सिस्टम को लगाया जाए जो कि F-35 में आता है और हम अपने आमका के लिए डेवलप कर रहे हैं, Su-57 करेंटली लैग करता है, तो वो भी हम खुद से कर पाएंगे और दूसरे सेंसर्स के साथ इसको पेयर करा पाएंगे। बाकी इसके स्ट्रेंथ को कैसे मैनेज करना है, इसकी जो EW लाइब्रेरी है उसको हम अपने हिसाब से अपडेट कर पाएंगे, और अगर इतना कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा तो हम Su-57 को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर पाएंगे और हो सकता है हम एक ऐसा वर्जन बना लें जो कि रशियन वेरिएंट से भी ज़्यादा बेहतर हो। तो ये यहाँ पर एक्सपेक्ट करना कि इस तरीके का कंट्रोल रशिया हमें दे देगा, थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करना है। और अगर ऐसा है तो फिर Su-57 से अच्छा तो कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। अगर हमें कोई जहाज़ इंपोर्ट करना है, ये 5th जनरेशन भी है और इतने लेवल पर हमको यहाँ पर कंट्रोल मिल रहा है, साथ में अगर सोर्स कोड हमें इस प्लेटफॉर्म का मिल जाएगा तो बहुत सहूलियत हमें मिलेगी आमका प्रोग्राम में, जहाँ पर हम इसके आर्किटेक्चर का फ़ायदा उठाते हुए आमका में चीज़ों को इससे बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये चीज़ इसलिए भी अनरियलिस्टिक हो जाती है क्योंकि FGFA प्रोग्राम में, जहाँ पर हम एक्चुअली उस प्रोग्राम को फंड कर रहे थे, वहाँ हमें इस टाइप का कंट्रोल नहीं दिया जा रहा था। खैर, अब ये पिच करने के पीछे रीज़न ये बताया जाता है कि रशिया फ़िलहाल एक डेस्परेट कंडीशन में है और Su-57 प्रोग्राम जो है ये डेड एंड को ना हिट कर पाए और कुछ पैसा यहाँ पर मिल पाए, इसको इंश्योर कराने के लिए यहाँ पर एक्सपोर्ट का प्रेशर बना हुआ है। इंडिया के इस प्रोग्राम से हटने के बाद से ही इस प्रोग्राम की जो गति है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी हो गई थी। ऑल्दो रशिया द्वारा यहाँ पर R&D करी जा रही है, नए AL-51 इंजन के साथ ये नए नोजल्स को भी टेस्ट कर रहे हैं, परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुके हैं, AI का इंटीग्रेशन यहाँ पर किया जा रहा है, साथ में जो सिस्टम्स ये लैग करता था उसको भी ये बनाकर टेस्ट कर रहे हैं, EW कैपेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये FGFA के टाइम से काफ़ी बेहतर एयरक्राफ्ट हो चुका है। इवन इसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बेहतर बनाया जा रहा है। पर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो फंड्स की सप्लाई है वो फिर से धीमी पड़ गई है, जो कि अगेन डेस्परेशन को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से 2025 के बाद से इस प्लेटफॉर्म को लेकर रशिया एग्रेसिवली पिच कर रहा है
और इस कंडीशन की वजह से कहा जा रहा है कि लाइकली रशिया सोर्स कोड ऑफर कर रहा है, जो कि ऐसी डील्स में डिस्कशन में भी नहीं होता है। और डेस्परेशन यहाँ और भी ज़्यादा इसलिए दिख जाती है क्योंकि एक स्पेशल 2 सीट प्रोटोटाइप को भी रशिया द्वारा बनाया गया है, जिसको लेकर स्पेसिफिकली ये कहा जा रहा है कि इंडियंस को ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था। खैर, सोर्स कोड की क्या रियलिटी है ये तभी पता लगेगी जब स्पेसिफिकली पूछा जाएगा कि किस लेवल तक का कंट्रोल यहाँ पर या फिर किस लेवल के सोर्स कोड को यहाँ पर देने की बात करी जा रही है। बाकी एक जो बड़ा कंसर्न यहाँ पर उठता है ये चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर उठता है। तो बीच में सवाल उठना स्टार्ट हुए थे कि SU-57 में, इवन S-400 और S-500 में चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये चीज़ तब बड़ी है जब वेस्टर्न सैंक्शंस जो हैं ये रशिया पर लगे हैं। तो चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एक वल्नरेबिलिटी बन जाते हैं, और यहाँ पर इंडिया जैसी कंट्री के लिए खासा ये कंसर्निंग हो जाता है, क्योंकि अगर इंडिया द्वारा इस प्लेटफॉर्म को लोकली भी बनाया जाता है तो इसकी क्या गारंटी है कि चाइना हमें ये पार्ट्स प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म उनके अगेंस्ट भी पिच किए जाएंगे। दूसरी चीज़, चाइना यहाँ पर स्पाइंग करने की भी कोशिश कर सकता है, और हो सकता है हमें ऐसे पार्ट्स दे दे जो कि प्लेटफॉर्म को कॉम्प्रोमाइज़ करा दे। तो ये एक जेन्युइन कंसर्न है, और इसको लेकर भी जब रशिया से सवाल पूछा जाता है तो रशिया द्वारा क्लियरली ये चीज़ डिनाई करी जाती है। रशिया द्वारा ये एक्सेप्ट तो किया जाता है कि सैंक्शन की वजह से सप्लाई चेन इशू हुआ था और वहाँ पर उन्हें ऑल्टरनेटिव्स देखने पड़े थे, इसमें चाइनीज़ कंपोनेंट्स इंक्लूडेड है। लेकिन रशिया द्वारा कोशिश करी जा रही है कि 2027 तक, यानी कि अगले साल तक, जितने भी क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो रशिया डोमेस्टिकली ही बनाए। बाकी क्योंकि रशिया पर सैंक्शन लगे हैं, इंडिया पर नहीं लगे हैं, तो यहाँ पर बात करके इंडिया अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को वेस्ट से लेकर आ सकता है। तो इसके अराउंड वर्क किया जा सकता है, ये कोई बहुत बड़ा कंसर्निंग इशू नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप SU-57 के ऑफ़र को देखेंगे तो ये चीज़ तो नज़र आती है कि रशिया डेस्परेट है। ये भी नज़र आता है कि रशिया यहाँ पर इंडिया को अच्छा खासा कंट्रोल देने के लिए भी तैयार है, इंडिया के हिसाब से प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई करने के लिए भी तैयार है। लेकिन अगर सोर्स कोड वाला पार्ट सच है और हमें ये सही प्राइस में डील पड़ जाती है, तो हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि इसके साथ डेफिनेटली हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमें फ्यूचर में OEM पर डिपेंड हुए बिना अपग्रेड की अपॉर्चुनिटी भी दे देगा। तो ये ज़्यादा बेटर तरीके से इंडियन एयरफोर्स दूसरे सिस्टम्स के साथ एब्जॉर्ब कर पाएगी, जो कि किसी दूसरे ऑफ़र के अगेंस्ट में ज़्यादा बेटर हो जाता है। इवन रफाल के कंपैरिजन में भी ज़्यादा बेटर ऑफ़र हो जाता है। साथ में हमें यहाँ पर इसके लिए 177 इंजन ऑफ़र हो रहा है, जो कि SU-57E के साथ आएगा, तो वो भी AL-41 पर अच्छा अपग्रेड है। फिफ्थ जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ वो इंजन आता है, फ्यूल एफिशिएंट भी है, परफॉर्मेंस भी ज़्यादा बेटर करी गई है। 156 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है, जबकि AL-41 में 145 के राउंड थ्रस्ट मिलता था। थोड़ा लाइटर भी है और 20% ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट इंजन है। साथ में इंजन की लाइफ भी अराउंड 6000 फ्लाइट आवर्स की है, जो कि एक्चुअली 3 टाइम्स है AL-31 इंजन के, जो Su-30 MKI में इस्तेमाल किया जाता है। तो डेफिनेटली एक ऐसा ऑफर है जिसको इवेल्युएट किया जाना चाहिए, और ये बात तो हम ज़रूर कह सकते हैं कि ये रफाल से बेटर एयरक्राफ्ट है। ऑल्दो एक चीज़ डेफिनेटली यहाँ पर रहेगी कि अगर आपको स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके मेंटेन करके इस्तेमाल करना है तो आपको रशियन वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि इसके इंटरनल हार्ड पॉइंट्स के हिसाब से बनाए गए हैं। तो जैसे कि हम एज अ स्टैंडर्ड NGCCM मिसाइल या फिर SRAM मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे शॉर्ट रेंज के लिए, वो हम इसके साथ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, हमें रशियन R-74M चाहिए होगी। सेम चीज़ अगर हम एयर टू सरफेस क्रूज मिसाइल्स ऑपरेट करना चाहते हैं तो वो रशियन ओरिजिन की ही यहाँ पर लगेगी। इंडियन वेपन को आप डेफिनेटली इंटीग्रेट कर पाएंगे, पर लाइकली मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नॉन स्टेल्थ मिशंस में इस्तेमाल किया जा पाएगा। तो ये भी एक कंसर्न है जिसको हम यहाँ पर हाईलाइट करना चाहते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।